अभी आप जिस वीडियो को देखने चाह रहे हैं, देखिए ये वीडियो जो है ना, आपको अगर आप देखेंगे टॉपिक, इसमें टाइटल आप देखेंगे तो इसमें जूनियर असिस्टेंट के लिए आप देखेंगे यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग जो है वो इसमें दे रखा है। पर आप देखेंगे जेकेपी कांस्टेबल जो भी आगे आने वाला एग्ज़ाम है, ठीक है, उसके लिए ये वीडियो जो है बड़ी ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को आप इस एग्जाम के लिए अगर आप करें तो आप इसको कंप्लीट देख सकते हैं। देखिए यहाँ से है पहला क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 0.3। तो 0.3 का क्यूब निकालें आप। तो देखिए इसको आप जितने भी क्वेश्चंस मैथ्स में आप उनको अलग अलग तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम उसी तरह से निकालेंगे कि एक तो आसान हो और दूसरा फास्ट भी हो। ठीक है, तो देखिए 0.3 है, तो जब डॉट को हटाओगे तो 3/10 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। इसका क्यूब निकालना ना, है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 का क्यूब करें कितना होता है। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10, लेकिन ऐसा लिखना नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ये तो मतलब ऐसे ही वो लिखना तो ऐसे टाइम से होने की बात है। अब सीधा 3 का क्यूब करते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 9 होता है 27, 27/10 का क्यूब करें तो 10 का क्यूब कितना होता है वो पता है, मतलब 0 को तीन बार लिखेंगे यहाँ पर, तो ऐसे बन जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है यहाँ पर, मतलब इसको डिवाइड करना है, लेकिन आपने उस तरह से डिवाइड नहीं करते चले जाना है। आपने सीधा क्या कर देना है यहाँ पर, देखिए 27/1000 है, नीचे कितने जीरो है, 3 जीरो है ना, ठीक है ना। तो मतलब आपने डॉट के आगे आपके क्या होना चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। डॉट लगेगा, डॉट के कितने डिजिट होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ठीक है ना। तो 27 ऑलरेडी है, 27 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे क्या लगा देना, 0 लगा देना, ठीक है ना, 0 लगा देना। तो 0.027 आ जाएगा। अगर आप इसको दोबारा खोलना चाहते हैं तो देख सकते हैं 27 अपान कितना आ जाता है, 0 के आगे डॉट के कितने डिजिट है, 3 है, वो 1 2 3, तो वापस हो जाता है, ठीक है ना। आई होप ये आपको ऑलरेडी मालूम होगा, ठीक है। तो इसमें आपके पास आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 60% ऑफ द सेकंड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर। तो हमें रेशियो निकालना है यहाँ। देखिए यहाँ पर है फर्स्ट नंबर और है सेकंड नंबर। तो मान लिया फर्स्ट नंबर x है, सेकंड नंबर क्या है, y है। तो क्या दे रखा है 48% ऑफ फर्स्ट नंबर, 48% ऑफ द फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट नंबर क्या x है, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। वो क्या है, इज इक्वल टू 60% ऑफ द सेकंड नंबर। तो 60% ऑफ द सेकंड नंबर कौन सा है, वो y है। हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर, ठीक है ना। तो फर्स्ट नंबर में x/y करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से ये परसेंट और परसेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या हो गया, एक सेकंड, है ना। तो विच इंप्लाइज, अब देखिए यहां से इसको आप काट भी सकते हैं। 6 × 8 करें और 6 × 10 करें 60 होता है। उसके बाद 4 × 2 करें तो 8, 5 × 2 करें तो 10, तो क्या होगा 4x इज इक्वल टू 5y आ गया, ठीक है। तो x ये है, y ये है, इस y को आप नीचे ले आओ इधर, मतलब x की तरफ, तो x/y हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 5 है और ये 4 है, ये 4 कहाँ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा। तो 5 क्या हो जाएगा, सॉरी 5/4 हो जाएगा, 5/4। तो x/y फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, x/y कितना आया 5/4, मतलब 5:4, 5:4, ठीक है ना। तो 5:4 आपके पास कहाँ पर है, ये है आपके पास सी ऑप्शन। तो सी इसमें क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ 4/5 एंड 3/5। तो देखिए अभी आज आप पहला देख रहे हैं ना, पहला पार्ट, ऐसे करते करते आपको अब मतलब क्वेश्चन आपको हर किस्म के आपको यहां देखने को मिलेंगे, वही मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले, मतलब उसी तरह के होंगे, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकते ना, बट उसी तरह के आपको मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चाहिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ, इसका सम निकालना। तो देखिए 4/5 सम, तो प्लस 3/5। अच्छा देखिए ये क्वेश्चन आने का मतलब ये था कि जब आपके पास क्या लगा हो, मतलब ऐसी चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बेसिक से बहुत सारी चीज, हर चीज बेसिक से ही करनी है, ठीक है। जिनका बेसिक है वो तो प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। हाँ, तो क्या है यहाँ पर देखिए प्लस लगा हो माइनस लगा हो, अगर यहाँ प्लस की जगह क्या होता है माइनस होता, प्लस हो माइनस हो, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसको इससे करना पड़ता है, और फिर इसको इससे करना पड़ता है। ये मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे भी नहीं तो आप एलसीएम लेके कर सकते हैं, ठीक है ना, तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। जब प्लस हो सिर्फ माइनस हो बस, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई लगाओ, देखिए 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, जब मल्टीप्लाई लगा हो ना, मल्टीप्लाई लगा हो, चलिए मैं ये भी लिख लेता हूँ 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5। तो ये चीज देख लें आप, प्लस का और माइनस का केस आपको समझ आ गया ना। जब प्लस और माइनस हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करना होता है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई लगा हो तो मल्टीप्लाई में ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे, मतलब 4 × 3 करें 12 अपान 5 × 5 करके कितना होता है 25 होता है। और जब डिवाइड हो 4/5 डिवाइडेड बाई 3/5, तो 4/5 पहले वाला वैसे ही रहेगा, और ये डिवाइड की जगह क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई जाता है, तो नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे हो जाएगा, यहाँ पर 5/3 आ जाएगा, 5 × 20 5 × 3 15, ठीक है ना। ऐसे होता है ये।
डिवाइड का, और ये क्वेश्चन आने का मतलब ये था कि जो ऐसी चीज अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो भी उसको मालूम हो जाए, ठीक है। हाँ, तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, बस ये तो आपको मालूम ही है। 4/5 प्लस 3/5। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो देखिए नीचे की चीज अगर सेम नहीं है तो अगर आप नीचे वाली चीज सेम कर लेते हो उसको डिनोमिनेटर कहते हैं। अगर आप नीचे वाली चीज सेम कर लेते हो तो नीचे आप सेम रखो, ऊपर वालों को क्या कर दो, प्लस कर दो। तो नीचे क्या है, यहाँ पर सेम है 5 और ऊपर क्या आ जाएगा 4 + 3 हो जाएगा। 4 + 3 करके तो 7, 7/5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि आपके पास रहेगा, आपके पास ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। इफ द टोटल इनकम ए ऑफ ए बी एंड सी टुगेदर इज इतना, मतलब 86,000, व्हाट इज सीज इनकम। हमें सी की इनकम बतानी है। देखिए आप क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना, ए की इनकम यहां बता रखी है, सी की इनकम यहां बता रखी है, लेकिन बी की इनकम यहां पर नहीं बताई हुई है। तो देखिए जिस चीज के बारे में क्वेश्चन में नहीं ना बताया होता उसी को लेट करना होता है। मतलब ए के बारे में यहां बता रखा है, सी के बारे में यहां पर डिटेल दे रखी है उसमें, ठीक है, लेकिन बी की यहां पर नहीं दे रखी, बी के बारे में यहां पर नहीं बता रखा। तो जिसके बारे में नहीं बताया होता उसी को लेट करना होता है। लेट कर लेते हैं हम। देखिए पूरा लिख लेता हूं पहले मैं यहां पर, ए बी और सी, ए की इनकम, बी की इनकम और सी की इनकम, ठीक है। मान लेते हैं जो बी की इनकम है वो कुछ सिंपल वैल्यू लेनी होती है, ठीक है ना। वो कितनी है, 100 रुपीज है। 100 रुपीज नहीं मानेंगे, यूनिट मान लेते हैं, ठीक है। 100 के बराबर है वो, ठीक है। जो बी की इनकम है वो कितनी है, 100 है। अगर बी की इनकम 100 है तो यहां से हम फिर क्या करेंगे, ए की भी निकालेंगे, ए की यहीं से निकलेगी, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है इनकम ऑफ ए इज 150% ऑफ द इनकम ऑफ बी। तो देखिए ए की इनकम उसने बता रखी है कितनी, 150%, 150% ऑफ बी। तो देखिए ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 150% यहां से हटेगी तो नीचे 100 आ जाता है, ठीक है। ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लाई, बी, बी कितना है, ये है 100, कितना 100। तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाना है, तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू कितनी आ जानी है, 150 आ जानी है, ठीक है ना। ए कितना आ गया, 150। तो ए कितना आ जाएगा यहां पर, वो आ जाएगा यहां पर 150। ए भी आ गया, बी भी आ गया। अब सी, देखिए सी के बारे में उसने कहा है सी इज 120% ऑफ द इनकम ऑफ ए। तो सी आप देखेंगे उसने कहा 120%, 120% ऑफ ए, तो ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ए, वैल्यू डाल देनी थी। ये तो ऐसे आपको बताने के लिए ऐसे लिख रहे हैं, ठीक लिख रहा हूं, ठीक है ना। बाकी आप इसको 120/100 इंटू ए कितना है ये 150 है, ऐसे ही होगा। यहां से ये और ये क्या जाए कैंसिल, ये और ये कैंसिल। तो 15 × 12 करें, 15 तो कितना हो गया 150 और 15 दूने कितना हो गया 30, 150 मतलब 150, 150 + 30 करें कितना होता है, वो होता है 180, वो होता है 180। तो सी कितना आ गया, वो आ गया 180, 180। देखिए ना, ये हमने अज्यूम करके, हम इसको अज्यूम करके चलते हैं कि ये 100 यूनिट है। तो जब ये 100 यूनिट है तो उस हिसाब से फिर ये 150 निकला और ये 180 निकला। इन तीनों का जब आप सम करेंगे वो कितने के बराबर होगा, वो होगा 86,000 के बराबर होगा। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है, देखिए ना, ये हमने अज्यूम करके चला था उसकी 100 यूनिट है। जब इसकी 100 है तो इसकी 150 निकली, इसकी ये इतनी निकली, लेकिन ये हमारी अज्यूम करी हुई वैल्यू से। अब ये जो होंगी ये किसके बराबर होंगी, 86,000 के बराबर होंगी, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दे रखा है टोटल इनकम जो है वो कितनी 86,000 के बराबर है। तो मतलब ये हो गया 150 + 100 + 180, ये किसके बराबर होगा, ये होगा 86,000 के, 86,000 के। तो कर दें आप इन तीनों को, आप देखिए 150, 100 + 180, 150, 100, 250 और एक 350, 350, 400, 430। तो देखिए 430 जो है ये कितने के बराबर है, 86,000 के बराबर है। ये ऐसे ही होगा, 430 यूनिट जो है वो 86,000 के बराबर है। हमें 100 यूनिट का निकालना है, 100 का निकालना है ना, सॉरी 100 का निकालना, हमने 180 का निकालना है, हमें सी की निकालनी है, ठीक है। तो 430 जो है वो 86,000 के बराबर है। तो 1 कितने के बराबर होगा, 1 होगा 86,000/430, यही होगा। यहां से ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 की वैल्यू हमें निकल गई, हमें क्या निकालनी है सी की। तो सी की टोटल वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 180 है। तो देखिए 1 की वैल्यू आ रही है 8600, मतलब 8600/43। 1 की वैल्यू यही आ रही है, हमें कितनी की निकाली है, 180 की निकालनी है। तो मल्टीप्लाई 180 यहां भी करते हैं आप, जब इधर करेंगे तो मल्टीप्लाई 180 इधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दे, 43 × 1 करें 43 और 43 × 2 करें तो 86 होता है। तो मतलब 2 0 ये भी आ जाएंगे, 200, ठीक है ना। तो 200 × 180 करें तो देखिए 1 2 और 3, 3 0 ये आ गए और 18 दूने कितना हो गया 36 हो गया, 36,000। 36,000 हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा वो हमारे पास आंसर डी ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए नेक्स्ट है, इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड 85% कैंडिडेट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। एग्जामिनेशन में 80% कैंडिडेट्स पास्ड और इंग्लिश में 85% हो रहे किसमें, मैथमेटिक्स में। इफ 73% कैंडिडेट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स, 73% इन बोथ सब्जेक्ट में क्या हो रहे, पास हो रहे, देन व्हाट परसेंट ऑफ कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, कैंडिडेट्स फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स वो निकालना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये करा जाएगा आपके सामने इस तरह से। देखिए यहाँ पर होगा एक मान लिया ये एक इंग्लिश वाला ए है और ये कौन सा है, बी है, मैथ्स वाला। मतलब इंग्लिश में जो कैंडिडेट्स पास हुए वो कितने, 80% है, उनको हमने कर दिया डिनोट किससे, ए से, वो ये वाला। और 85% वाले कौन से हैं, ये है मैथमेटिक्स वाले, और इसको हमने नोट कर दिया किससे, ये कर दिया इसको बी से। और 73% कैंडिडेट्स पास हो रहे हैं बोथ सब्जेक्ट्स में, 73 यहाँ पर आएगा, वो बोथ आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये हैं 80%, लेकिन इसमें आप देखेंगे यहाँ पर ये वाले कौन से हैं, बोथ वाले जो दोनों में पास हो रहे हैं। ये वाला अंदर वाला कौन सा होता है, जो सिर्फ ऑनली के लिए लगता है। इस क्वेश्चन में अगर ऑनली मतलब अगर ऑनली लगा हो तो वो सिर्फ अंदर आता है। जैसे 80 - 73 करें कितना होता है, 7। तो ये 7% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसमें पास हुए हैं, इंग्लिश में हो गए। उसी तरह से 85 - 73 करें, 73 7 80 7 5 12, तो 12% आपको यहाँ पे मिलेंगे जो सिर्फ और सिर्फ किसमें हो गए, सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ पर ऑनली पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो ये ऐसा लगता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो बोथ है ना, देखिए यहाँ पर वो सिर्फ और सिर्फ जो इसमें पास हुए हैं इंग्लिश में, सिर्फ और सिर्फ जो पास हुए इसमें मैथमेटिक्स में, और जो दोनों में पास हुए वो 73% है। और फिर जो दोनों में फेल हुए इसी के बाहर हम ड्रा कर देंगे उसको कि वो एक्स है, कितने है वो, एक्स है। इतनी चीज ध्यान रखनी है आपने। जब इस तरह का केस हो, इस तरह का क्वेश्चन हो, आपको क्या करना है, आप एक को माने ए, दूसरा माने बी, ठीक है ना, ठीक है। तो जो बोथ वाला होगा आपके पास कहां पर होगा, वो इसके बीच में होगा। और जो जिस तरह से अभी यहां पर है कि मतलब बोथ पास्ट हुए तो वो ये बीच में है, और जो नहीं है वो कौन सा होगा, वो बाहर में होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पर लगेगा फॉर्मूला, क्या है वो बनेगा आपके पास a + b माइनस बोथ प्लस x इज इक्वल टू 100। मतलब परसेंटेज में ना तो पूरा 100% के बराबर होगा, ठीक है। तो लिखने की जरूरत नहीं, 100%, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर a + b, a कितना है 80 है, b कितना है 85 है, a 80 b 85, माइनस करें बोथ कितना 73 है, प्लस करें x कौन सा था, जो बोथ सब्जेक्ट में क्या हो रहे, फेल हो रहे, ठीक है ना। बोथ सब्जेक्ट में क्या हो रहे, फेल हो रहे, ठीक है। मतलब इसके ऑपोजिट वाला होगा ना वो बाहर आएगा, ठीक है। अगर फेल वाले यहां होते, अगर फेल वाले बीच में होते तो बाहर कौन से होते, पास वाले होते, ठीक है ना। हाँ। तो ये होगा किसके बराबर, 100 के बराबर होगा टोटल। अब देखिए यहां पर इसको आप बस सिंपलीफाई करें और कुछ नहीं करना है। 80 + 85 करें, 80 80 160 165, 165 - 73 प्लस x इज इक्वल टू 100। तो 165 - 73 करें, 5 में से 3 निकालने कितना होता है 2, 16 में से 7 निकाले 7 3 10, 6 3 9 प्लस x इज इक्वल टू 100। तो x इज इक्वल टू 100 माइनस 92, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। वो होगा हमारे पास कौन सा, ए ऑप्शन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। क्या है कि आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो आपने कहीं नहीं कुछ नहीं करना है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए, आपको एक मतलब ये चीज आपको ए और बी और ये को मतलब नहीं है, बट आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो पहले वाली कंप्लीट वैल्यू होगी, दूसरे वाली कंप्लीट वैल्यू होगी, माइनस कर देना बोथ को और प्लस कर देना जो बाहर वाला होगा, ठीक है ना। और वो होगा किसके बराबर, 100% के बराबर होगा टोटल, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर आप क्या कर सकते हो, उसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग विच मैथमेटिकल ऑपरेटर विल द एक्सप्रेशन बिकम करेक्ट। तो देखिए यहाँ पर दे रखे हैं, इसमें से कौन सा लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन करेक्ट होगी। देखिए 18 है, 18 है, 6 है, बीच में डैश डालते, 18 6, लेकिन आप देखें 6 के बाद क्या ब्रैकेट है, 18 6, फिर आगे आपके देखेंगे ब्रैकेट खाली है, फिर 9 है
और फिर ऐसे है खाली और आगे है 27। तो देखिए यहाँ पर लास्ट वाला आपको कुछ ना कुछ तो मानना पड़ेगा, ठीक है ना, लास्ट वाला तो आपको इक्वल टू करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर करते हैं इसको इक्वल टू 27 है ना। अब सबसे पहले आप देखें बॉड मास में आप देखेंगे BODMASN, तो सबसे पहले क्या होगा ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स को सबसे पहले खत्म करना है, ठीक है ना। तो ब्रैकेट खत्म करने के लिए देखिए अगर आप मल्टीप्लाई डालते हैं यहाँ पर बीच में चेक करना होता है, मल्टीप्लाई डालें यहाँ पर, डिवाइड डालें यहाँ पर और इक्वल टू डालें यहाँ पर, ठीक है। तो 6 कम 6 नहीं 18 मल्टीप्लाई 6 करें कितना होता है 18 108, 108 डिवाइडेड बाई 9 करो, 9 एकम 9 और 9 दोनों कितना का 18, ये आ जाएगा 12, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरे को चेक करें हम यहाँ पर 18 चल जा, हाँ 18 डिवाइडेड बाई 6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 27। तो कर दें इसको 6 कम 6 6 3 18, तो 3 आप देखें 3 सीधा तो 9 आपके पास बनेगा कितना 27, जो कि हमारे पास आ रहा कौन सा ये बी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो 20 में क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब चलती है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या है, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 50%, बाय व्हाट फ्रैक्शन मस्ट इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस्ड सो एज टू कीप द सेम एक्सपेंडिचर ऑन इट्स कंजम्पशन। क्या है यहाँ पर देखिए एक कमोडिटी है, कोई एक चीज है, उसकी प्राइस क्या होती है इंक्रीज होती है 50% से। उस केस में हमें बताना है कि उसकी कंजम्पशन कितने फ्रैक्शन से क्या होगी रिड्यूस होगी, जो ताकि जो उस पर एक्सपेंडिचर है वो क्या रहे सेम रहे। मतलब ये होगा कि मान लिया पहले हम 100 रुपए की 100 किलो चीनी लेते थे, 100 रुपए की 100 किलो चीनी लेते थे, लेकिन अब चीनी हो गई है महंगी, अब 100 रुपए की हमें 100 केजी नहीं मिलेगी, महंगी हो गई है। 100 रुपए की अब हमें कम मिलेगी, 100 रुपये की अब हमें क्या मिलेगी कम मिलेगी। मतलब ये होगा कि हमें खर्चना 100 रुपया ही है, 100 रुपया ही खर्चना है। अब जो पहले 100 की 100 मिल रही थी अब 100 की कम हो रही है, तो कितनी कम हुई है वो, कितनी कम हुई है वो हमें यहां पर ये बताना है, कितने फ्रैक्शन से मतलब वो क्या हो गया कम हुई है, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर उस कंजम्पशन पर क्या रहने वाला 100 रुपया ही रहने वाला है, हम उससे ज्यादा खर्चने वाले नहीं है। ऐसा क्वेश्चन देखिए एक तरफ है प्राइस, एक तरफ है उसकी कंजम्पशन, ठीक है। मान लिया ओरिजिनल जो उसकी प्राइस थी, मतलब हम क्या करते थे 100 रुपए की हम क्या करते थे 100 केजी चीनी कंज्यूम करते थे, कोई भी चीज हो सकती है, ठीक है। 100 रुपए की 100 केजी करते थे, तो अगर 100 की 100 है, देखिए ना 100 की 100 केजी के बराबर है, मतलब 100 रुपए की अगर 100 केजी ले रहे थे तो एक की कितनी हो जाएगी, एक की 100 अपॉन ये 100 नीचे आ जाएगा ना केजी, तो ये और ये कैंसिल होकर एक बचेगा। मतलब ये होगा कि 1 रुपए की 1 केजी हमें मिल रही है, ऐसे ही है, ओरिजिनल वैल्यू यही आएगी। अब देखिए न्यू वैल्यू जब 50% से इंक्रीज होगा तो 100 50%, तो 50 अपॉन 100 ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये हो जाएगा 50, ठीक है ना। तो देखिए अब 50% से इंक्रीज हो गया, पहले 100 थी अब 50% से इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी वो 150 हो जाएगी। देखिए कीमत उसकी बढ़ी है लेकिन जो कंजम्पशन है वो सेम रहनी चाहिए। देखिए अब कीमत यहां पर बढ़ गई है, अब जो 100 की पहले 100 केजी मिल रही थी अब वो 100 केजी मिलेगी लेकिन उसके लिए 150 रुपया देना पड़ेगा। 100 केजी मिलेगी लेकिन उसके लिए 150 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है ना, ये देख लिया आपने। तो मतलब यहां पर आपने इसको देखा जब तो 1 की 1 केजी के बराबर है, और यहां पे आप देखें 150 जो है ना ये 100 के बराबर है, 100 केजी के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर हो जाएगा 100 अपॉन 150, ऐसे ही होगा। यहां से ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, 5 दूने 10 और 5 3 15, मतलब ये होगा केजी कर देते हो यहां पर, मतलब ये होगा कि अब 1 रुपए की अब चल जा अब 1 रुपए की 1 रुपए की अब कितनी मिलेगी, देखिए 2/3 ही है ना, हाँ 2/3 केजी मिलेगी, ठीक है जी। ये निकली हमारी न्यू वैल्यू। पहले हमें ये बताना कि कंजम्पशन कितने से कम हुई है, मतलब कितने से कम हुई है यहां पर, ठीक है ना। तो शुरू में 1 थी ओरिजिनल, उसमें से आप देखें 2/3 यहां पर क्या हो रहा है, यहां से क्या निकलेगा बाहर निकलेगा,
तो देखिए शुरू में हमें 1 रुपए की 1 केजी मिल रही थी, अब हमें 1 रुपए की 1 नहीं बल्कि 1 रुपए की 2/3 केजी मिल रही है। तो 1 केजी में से आप 2/3 को निकाल दें, 2/3 केजी को निकाल दें आप, ठीक है ना। तो कर दे इसको सिंपलीफाई, 3 से 1 करें कितना होता है 3 माइनस 2/3, तो 3 माइनस 2 करें कितना होता है 1, 1/3 केजी क्या हुई है यहाँ पर वो कम हुई है, ठीक है ना। 1/3 केजी से क्या हुई है वो कम हुई है, ठीक है। तो वो हमारे पास कौन सा रहेगा इसमें, बी ऑप्शन रहेगा इसका आंसर। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजीत हैज ए सर्टेन एवरेज फॉर 9 इनिंग्स। 9 इनिंग्स के लिए कुछ एवरेज है अजीत की, कितनी है वो मालूम नहीं है, कुछ है उसकी। इन द 10th इनिंग्स ही स्कोर्ड 100 रन्स। 10th इनिंग में वो 100 स्कोर करता है, देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 8 रन्स। और उससे क्या होती है उसकी जो एवरेज है ना वो कितने है 8 रन से क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है। हिज न्यू एवरेजेस, उसकी न्यू एवरेज हमें निकालनी है। देखिए न्यू निकालने के लिए हमें उसकी ओल्ड ओरिजिनल एवरेज मालूम हो, ओरिजिनल मालूम होगी तो वहां से हम क्या कर सकेंगे, सिर्फ उसमें 8 और ऐड करेंगे तो हमारे पास न्यू एवरेज जो निकल जाएगी। देखिए क्वेश्चन आप शुरू में देखेंगे सर्टेन एवरेज, कुछ एवरेज है उसकी, हमें मालूम है नहीं मालूम, लेट कर लेते हैं। देखिए जो चीज नहीं दी होती उसी को लेट करना होता है। मान लेते हैं जो एवरेज है वो कितनी है, एक्स है, एक्स है। अब देखिए एवरेज का फार्मूला मालूम होना चाहिए आपको, एवरेज क्या है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल, ऐसे ही है। तो देखिए 9 इनिंग्स है, मान लेते हैं उसकी पहली इनिंग में उसके कितने स्कोर है x1 है, प्लस दूसरी में कितने x2 है, तीसरी में कितने x3, सो वन ऐसे करते करते x9। 9 इनिंग्स है उसकी, ये हो गया सम ऊपर अपान टोटल कितनी इनिंग्स है 9 है, ऐसे ही है। ये होगा किसके बराबर, x के बराबर होगा, क्योंकि एवरेज के बराबर होगा ना। तो एवरेज क्या होती है, एवरेज क्या है यहाँ पर x ले रखी है ना हमने, तो एवरेज यही है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर, ऐसे ही। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आप, x1 प्लस x2 प्लस सोन x9 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स करें कितना हो जाएगा 9x हो जाएगा। देखिए ना ये जो निकला आपके पास 9x निकला ना, ये उसके टोटल स्कोर निकले। टोटल स्कोर उसने 9 इनिंग में कितने करे वो है 9x। टोटल स्कोर उसके 9 इनिंग के कितने हैं 9x। अब देखिए यहां पर जब वो 10th इनिंग खेलता है तो वो 100 स्कोर करता है, कितने स्कोर करता है वो 100 स्कोर करता है, और उस केस में उसकी एवरेज 8 रन से क्या जाती है इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहां पर उसके 9 इनिंग के टोटल स्कोर कितने हैं 9x है, कितने हैं 9x है। अब जब वो 100 और करेगा, कितना करेगा 100 स्कोर और करेगा, 9x ऑलरेडी उसके स्कोर थे, जब उसमें वो क्या करेगा 100 स्कोर और करेगा, उस केस में जो उसकी एवरेज है वो कितनी हो जाएगी, तो अब उसकी एवरेज जो है वो कितनी हो रही है, वो हो रही है आपके पास x प्लस 8 होगी, और यहां कितना हो जाएगा नीचे, ये हो जाएगा कितना 10, ऐसे होगा। विच इंप्लाइज 9x प्लस 100 इज इक्वल टू 10 इंटू, मतलब अब इसको आप ऐसे करते 10 इंटू एक्स प्लस 8। वैसे तो जो छोटे छोटे स्टेप हैं आपको ऑलरेडी मालूम है, तो उसको छोड़ के डायरेक्टली इसको आगे चले जाना आपने, ठीक है ना। ये तो अब यहाँ पे करना पड़ता है, इसलिए ऐसे हर एक चीज यहाँ पर करना पड़ता है। 9x प्लस, अब देखिए 9x प्लस 100 10 इंटू एक्स करे कितना होता है 10x, प्लस 10 इंटू 8 करे कितना होता है 80 होता है। तो अब आप प्लस माइनस यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर दे, तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे 100 को ऐसे रख दे, माइनस 80 इधर लाए, इज इक्वल टू 10 को वैसे रख दे 10x माइनस 9x। तो विच इंप्लाइज 100 माइनस 80 करे कितना होता है 20 होता है, 100 माइनस 80 करे कितना होता है 20 होता है। उसी तरह से 10 माइनस 9x करे कितना होगा x बचेगा, x हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया, x 20 हो गया। हमें क्या करना था उसकी न्यू एवरेज निकालनी थी। तो देखिए शुरू में उसकी एवरेज क्या थी x थी ना, न्यू एवरेज उसकी क्या थी, न्यू एवरेज उसकी क्या थी x प्लस 8 थी ना। वही तो बता रहा है कि उसकी न्यू एवरेज क्या हो जाएगी, जब 100 स्कोर लगेंगे तो उसकी एवरेज क्या हो जाएगी 8 रन से इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले अगर x थी तो अब क्या हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी, यही है ना। ये ओरिजिनल एवरेज है और ये न्यू एवरेज है। तो ओरिजिनल एवरेज कितनी, मतलब ओरिजिनल अगर आप देखेंगे तो उसकी ओरिजिनल कितनी बन रही है वो 20 बन रही है, ओरिजिनल एवरेज उसकी कितनी है 20 है, और न्यू क्या बनेगी 20 प्लस x की जगह 20 डाला ना, तो 20 प्लस 8 करेंगे कितना होता है 28 होता है। तो 28 इसमें हमारे पास क्या रहेगा, इसकी जो न्यू एवरेज है वो रहेगी। एवरेज की जितने भी क्वेश्चन है ना, बस आपको ये जो है ना ये चीज नहीं भूलनी चाहिए आपको, ये वाली चीज है ना। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, पूरे क्वेश्चन जितने भी होंगे ना उनको इस तरह से आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा कौन सा, वो रहेगा सी ऑप्शन, सी इसका क्या है करेक्ट आंसर।
चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज टेम्परेचर फॉर वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे वाज 40 डिग्री सेल्सियस। तो किसका एवरेज टेम्परेचर यहाँ पर, वेडनेसडे का, थर्सडे का और फ्राइडे का। तो वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, तो जैसे क्वेश्चन वैसे करते रहते हैं। मैथमेटिकल लिखे आप वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कितना है ये 3/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो तीन दिनों का अगर टोटल देखेंगे तो कितना हो जाएगा, W प्लस WTF का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 पे 30 करें 4 3 12 120 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है। द एवरेज फॉर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे वो कितना है 41 डिग्री सेल्सियस। दूसरा आप देखें किसका, थर्सडे प्लस फ्राइडे प्लस सैटरडे, ऐसे ही तीन का ये कितना हो जाएगा 41। तो विच इंप्लाइज थर्सडे TF प्लस S, तो 3 एकम 3 4 3 12 123 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर ऑन संडे वाज इतना 42 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे। तो अगर सैटरडे पर 42 डिग्री था तो हमें बताना है कि वेडनेसडे पर कितना होगा। तो देखिए यहां पर अगर हम दोनों को माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये मान लें फर्स्ट इक्वेशन है, ये कौन सी है, सेकंड है। फर्स्ट को माइनस करेंगे किससे, सेकंड से। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, देखिए यहां से आपको T और F क्या होना है, T और F मतलब आपस में ये हो जाना खत्म, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या बचेगा, W और S माइनस W बचेगा, S माइनस W बचेगा, यही बचेगा, S माइनस W बचेगा। हमारे पास कितना 123 माइनस 20 करें तो कितना हो जाएगा, 123 माइनस 20 करें तो 3 बचेगा ना, 3 डिग्री सेल्सियस है ना। तो S माइनस W, S का उसने दे रखा है कितना है 42 डिग्री है, S का उसने दे रखा है 42 डिग्री सेल्सियस, माइनस W इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस। तो माइनस W इज इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस माइनस 42 डिग्री सेल्सियस। तो विच इंप्लाइज यहां माइनस, एक सेकेंड, माइनस W इज इक्वल टू 3 माइनस 42 माइनस 42, तो माइनस 39, ऐसे ही होगा। यहां से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो W हमारे पास कितना निकलेगा, वो निकलेगा 39 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, तो वो कितना हमारे पास 39 का, ये है ए ऑप्शन। तो ए क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द ट्रेन गोइंग फ्रॉम नागपुर टू अलाहाबाद इज 100 km/h एंड वाइल व्हेन कमिंग बैक फ्रॉम टू अलाहाबाद टू नागपुर इट्स स्पीड इज इतनी 150 km/h। फाइंड द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, मतलब आप देखें नागपुर टू अलाहाबाद है और फिर आगे आप देखेंगे अलाहाबाद टू नागपुर, जब ऐसा क्वेश्चन हो और स्पीड उसमें दे रखी हो और उसमें हमें क्या निकालने के लिए दे रखा हो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए दे रखा हो, तो उस वक्त आपने एवरेज स्पीड को कैसे करना है, एवरेज स्पीड होता है किसके बराबर उस टाइम पे 2x अपान x प्लस y। ये x और y क्या हुआ, ये है आपके पास स्पीड। देखिए यहाँ पर तो इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, एक्स में यहाँ पर 100 इंटू y कितना 150 है अपान x प्लस y। तो x प्लस y मतलब 100 प्लस 150, ऐसे ही होगा। तो देखिए इसको वैसे रखें क्योंकि नीचे अभी होगा तो उसको खत्म करेंगे। 150 अपान कितना हो जाएगा, ये 200 है ना। ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल, 5000 पे 3 करे तो 15 होता है, 5000 पे 5 करे तो 25 होता है, 5 कम 5 5 मल्टी 20 करे तो कितना होता है 100 होता है। 20 दूने 40 चलते 120, तो कितना बनेगा 120 km/h। ये बनेगा हमारे पास कौन सा इसमें डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए नेक्स्ट है बाई सेलिंग ए बाईसाइकिल फॉर RS2850 ए शॉपकीपर गेन्स 14%। एक बाईसाइकिल को 2850 का बेचने पर शॉपकीपर को गेन हो रहा है 14%, मतलब उसको 14% प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट है इफ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%, अगर प्रॉफिट 8% तक रिड्यूस हो जाए, अगर 8% तक उसको रिड्यूस कर दें, देन द सेलिंग प्राइस विल बी, उस केस में सेलिंग प्राइस कितनी होगी। देखिए ये हम तब निकालेंगे जब हमारे पास क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। जब कॉस्ट प्राइस होगी तो आराम से हम जब उसका 8% निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बनेगी ना, उसका 8% निकालने पर जो हमारे पास वैल्यू आएगी प्लस करेंगे तो वो सेलिंग प्राइस निकल जाएगी उसकी, ठीक है ना। तो देखिए कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं वो कितनी है, नहीं हमें मालूम, वो x है। और कॉस्ट प्राइस हमेशा किसके बराबर होती है, वो 100% के बराबर होती है, 100% के बराबर होती है, ये चीज ध्यान रखना है। तो देखिए मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस उसकी x है जो कि 100% के बराबर है, ऐसे ही है 100% के बराबर है। अब जब 100% के बराबर है वो x है, अब उस आगे आप देखें 2850 की वो बेच रहा है जिसमें 14% को प्रॉफिट हो रहा है,
तो मतलब ये 100% था ना, अब ये कितना हो जाएगा, 114% हो जाएगा, 114% हो जाएगा। अब ये 114% है, ये किसके बराबर है, ये 2850 के बराबर है, 2850 के बराबर है। यहां से हम क्या निकलेगा, x निकलेगा ना, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। देखिए यहां से इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो 114 इंटू एक्स, परसेंटेज यहाँ भी लगेगी ना साथ में, ठीक है, इज इक्वल टू 100% इंटू 2850, ऐसे ही होगा। ये परसेंटेज और परसेंटेज क्या हो जानी है, कैंसिल हो जानी है। यहाँ पे आप करेंगे 57 इंटू 2 करें तो 50 है ना, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 50, ठीक है। 8 2 10 और 5 15, मतलब अब देखें यहाँ पर तो ये होगा किससे, 3 से डिवाइड होगा ये वाला, है ना, 3 एकम 3, 3 9 27, 3 ज़रबे 9 करे तो कितना होगा 27, और एक बच का 15, 3 5 15 और 0 बचेगा यहाँ पर, 19 एकम 19, 19 5 95, 50। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 50, कितना हो गया 5 25 और 2 0, 2500 निकल जाएगा, ये निकल जाएगा हमारे पास। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, कितने की, 8%। तो देखिए यहाँ पर 2500 है, इसका 8% निकालें तो 2500 मल्टीप्लाई 8/100, ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 25,000 पे 10 करें तो 250 हो जाता है, और मतलब 2 वहां से निकालते 50, 200 बनेगा हमारे पास, कितना बनेगा 200 बनेगा, ये बनेगा। 2500 ये था, और जब 8% इस पर लगे तो कितना बना, 200 बना, 2500 ये और 200 ये हो गया, 2500 जमा 200 तो कितना हो गया 2700, 2700 हमारे पास, 2700 हमारे पास कौन सा है, ये बी ऑप्शन, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। क्या है, एक शॉपकीपर अर्न कर रहा है कितना, 12% प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है यहाँ पर एक बुक को बेचने पर, लेकिन बुक को बेच रहा है क्या 10% डिस्काउंट पर बेच रहा है। डिस्काउंट किस पे मिल रहा है, प्रिंटेड प्राइस पे, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द बुक, तो हमें यहाँ पर रेशियो निकालना, कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, मतलब हमें यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालनी है और प्रिंटेड प्राइस निकालनी है, उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है, एक है कॉस्ट प्राइस, एक है सेलिंग प्राइस, एक है ये प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस यही है। देखिए जो चीज हम लेते हैं जितने की ली है, जैसे दुकानदार ने कोई चीज ली है तो वो उसकी कॉस्ट प्राइस, आगे वो बेचेगा, जो बेच रहा है वो सेलिंग प्राइस है उसकी। और जो चीज होती है उसके ऊपर आप देखेंगे कोई भी आइटम हो सकती है तो उनके ऊपर कुछ प्राइस लिखी हुई भी होती है, जो लिखी हुई होती है वो प्रिंटेड प्राइस होती है। तो ऐसा नहीं होता कि जितने भी आइटम्स जितना उनके ऊपर लिखा होता है तो वो सारा उसी हिसाब से, अगर 100 रुपये लिखा तो 100 रुपये की बिकती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, देखते हैं कि कितना उनमें, मतलब अगर 100 की होती है वो 90 की मिल जाती है हमें, ऐसे लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस मतलब दुकानदार ने जो है वो 100 रुपये की कोई चीज ली, 200 की उसने आगे बेच दी है और 300 उसका प्रिंटेड प्राइस था। देखिए इस चीज को समझा, प्रिंटेड प्राइस उसके ऊपर लिखा हुआ कितना था, 300 रुपया था। अब उसने बेची कितने की है, बेची है उसने 200 की, तो ली उसने कितने की थी, 100 रुपए की ली थी, तो उसको प्रॉफिट कितना का होगा, प्रॉफिट आप देखेंगे तो 200 माइनस 100 करेंगे, ये 200 माइनस 100 करेंगे तो 100 उसको प्रॉफिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस और प्रिंटेड प्राइस, तो देखिए प्रिंटेड प्राइस उसके ऊपर 300 था, तो बेची उसने कितने की, 200 की, मतलब उसने डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर, तो डिस्काउंट उसने कितना दे दिया, 100 रुपये दे दिया। 100 रुपये डिस्काउंट देने के बाद उसने जो आइटम बेची है वो कितने की बेची है, 200 की बेची है, और उस पर वो प्रॉफिट कितना हो रहा है उसका, 100 रुपया हो रहा है। इस चीज को समझे, और ऐसा ही क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में आप आ जाए यहाँ पर, शॉपकीपर अर्न्स ए प्रॉफिट 12% ऑन सेलिंग ऑन ए सेलिंग बुक, तो एक बुक को बेचने पर उसको 12% प्रॉफिट हो रहा है। देखिए बेचने पर हो रहा है, मान लेते हैं जो उसकी कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100 है, कितनी है वो 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो जाएगी, 12% के हिसाब से आप देखेंगे, 100 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो बिकेगी कितने की, 12% प्रॉफिट पर, वो कितने की बिकेगी, 112 की बिकेगी। ऐसे ही है, ये सेलिंग प्राइस हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस्ट प्राइस। अब देखिए यहाँ पर प्रिंटेड प्राइस, देखिए यहाँ पर हमें प्रिंटेड प्राइस निकालनी है, यहाँ पर तो 10% डिस्काउंट मिल रहा है प्रिंटेड प्राइस के ऊपर, तो 10% डिस्काउंट आप देखें यहाँ पर, एक चीज देखें यहाँ पर डिस्काउंट होता क्या है, डिस्काउंट अभी आपने देखा यहाँ पर ये 300 था, 300 में से 200 निकाला, 300 क्या था, प्रिंटेड प्राइस, तो मतलब प्रिंटेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ये डिस्काउंट होता है ना। डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रिंटेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट परसेंटेज, तो जब डिस्काउंट परसेंटेज हमें निकालना हो उस केस में क्या फॉर्मूला लगता है, प्रिंटेड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन प्रिंटेड प्राइस इनटू 100।
ये होता है फार्मूला इसका डिस्काउंट परसेंटेज का। ठीक है जी। तो देखिए यहां पर अब डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है उसने कितना 10 कितना 10 इज इक्वल टू, मान लेते हैं प्रिंटेड प्राइस क्या है x है, प्रिंटेड प्राइस भी लिख सकते हैं, चलो x ही मान लेते हैं उसको पूरा, x उसकी प्रिंटेड प्राइस है माइनस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी है 112, यही होगा अपान प्रिंटेड प्राइस x इंटू क्या हो जाएगा 100, ये हो जाएगा। ठीक है जी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दे तो देखिए 10 इंटू एक्स करें कितना होता है 10x होता है, इधर कर देते 10 इंटू एक्स 10x होता है इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स करें कितना हो जाएगा 100x माइनस तो 100 इंटू 112 करें कितना होता है 112 और आगे 2 जीरो लग देंगे विच इम्प्लाइज, तो देखिए इसको इधर ले आए आप तो 10 माइनस 100 करेंगे तो माइनस 90x बचेगा इज इक्वल टू माइनस 11200, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जीरो और जीरो क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, जीरो और जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1120 अपॉन 9 हो जाएगा, ये x हमारे पास आ गया। x क्या था, x था प्रिंटेड प्राइस, यही था x था प्रिंटेड प्राइस, तो प्रिंटेड प्राइस कितना हो गया ये देखिए, प्रिंटेड प्राइस हमारे पास आ गई कितनी 1120 अपॉन 9, यही है। हमें क्वेश्चन में क्या था कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस रेशियो निकालना, तो कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पर कितनी है, कॉस्ट प्राइस यहाँ सॉरी यहाँ पर सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस लिख दिया, यहाँ पर ये सेलिंग प्राइस है ना, और ये थी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो क्या है ये कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, कितनी है 100, और सेलिंग प्राइस कितनी है, सॉरी सेलिंग प्राइस थोड़ी ना, प्रिंटेड प्राइस 1120 अपॉन 1120 अपॉन 9, तो इसको इधर ले आए कितना हो जाएगा 900 1120, ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 से करे 45 जब 2 करे तो 90 होते हैं, उसी तरह से 50 तो 156, तो अब देखेंगे यहीं पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, 45:56, 45:56 आप देखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा कौन सा इसमें ए ऑप्शन, तो ए क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट ए वर्क इन 18 days, ए एंड सी कैन टुगेदर इन 12 days एंड बी एंड सी कैन टुगेदर इन 9 days, बी अलोन कैन डू द वर्क, हमें यहाँ पर ये बताना है कि बी अगर उस काम को करेगा तो वो अकेले कितने दिनों में इस काम को कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पर ए और बी जो है ना 18 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। देखिए एक चीज आप देख लें, जैसे एग्जांपल के तौर पर लिखते हैं यहाँ पर 18 डेज में 1 वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो ऐसे लिखा जाएगा 18 days ये हो गए, इसमें एक काम कंप्लीट हो रहा है, तो 1 डे में कितना होगा 1 डे इज इक्वल टू ये 18 कहाँ आ जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा 1/18W, 1 डे वर्क ये होता है ऐसे। ठीक है जी, अब ये क्यों बताया, क्योंकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन जब भी आपको ऐसे देखने को मिले तो आप आराम से निकाल सकते हो उसको, 1/18 वर्क जो है ये एक दिन का निकलता है। ठीक है, चलिए जैसे क्वेश्चन का आपको पता चलता रहेगा। देखिए a प्लस बी है, तो कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर रही है 18 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, 18 दिनों में कर रहे हैं ना, एक काम को ये दोनों अगर इकट्ठे करेंगे तो 18 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितने का होगा, देखिए a प्लस बी इनका एक दिन का काम कितना होगा, वो होगा 1/18 होगा, याद रखना ये चीज 1/18 कैसे है, देखिए इसलिए तो ये चीज करिए यहाँ पर, ये इनका एक दिन का काम है। उसी तरह से a प्लस सी का देखें, a प्लस सी का इनका 12 दिन ये काम करते हैं, तो मतलब 12 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं, तो ये एक दिन का इनका कितना होगा 1/12 होगा। उसी तरह से आप देखें बी और सी का, बी प्लस सी ये कितना होगा इनका 1/9 होगा, ऐसे ही होगा। हमें यहाँ पे सिर्फ मतलब बी की जो कंप्लीट वैल्यू है ना वो निकाल लिया। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसमें देखें तो तीनों को क्या कर देंगे, अब प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे ना जब, देखिए ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, 2 ए हो गया, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, 2 बी हो गए, सी यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 सी हो गए। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 2 बाय रह जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी ऐसे बनेगा ना, 2 इंटू ए करेंगे 2a, 2 इंटू बी 2b प्लस 2c, तो हमने डायरेक्टली इसको लिख दिया, 2 को बाहर लेके बाकी अंदर लिख दिया, इज इक्वल टू, तो 1/18 प्लस 1/12 प्लस 1/9, तो एलसीएम लेंगे, मतलब एलसीएम मतलब आपको नीचे वाली चीज क्या करनी, सेम करना पड़ती है, नीचे वाली डिनोमिनेटर होता है, ठीक है ना, 18 12 9 ऐसा टेबल लाना आपने जो क्या हो कॉमन आ जाए इनमें,
अगर आप देखेंगे 36, 12 36 और 9 चौके 36 है ना, तो 36 नीचे कॉमन आ रहा है। मतलब पहला टेबल आप देखें, टेबल में पहला आप देखेंगे तो जो कॉमन नंबर आ रहा है वो कौन सा है, 36 आ रहा है। 18,000 पे 2 करे 36 होता है, 12,000 पे 3 करे कितना होता है, 36 होता है, 9,000 पे 4 करे कितना होता है, 36 होता है। तो मतलब ये हुआ नीचे आ जाएगा कितना, 36। देखिए यहाँ भी 36 पूरा बन गया, यहाँ भी 36 बन गया और यहाँ भी 36 बन गया। तो जब नीचे वाले सेम हो तो उसको एक रखना होता है, बाकी ऊपर वालों को प्लस करना होता है। लेकिन ऊपर वाला आप देखें कैसे क्या है, 2 को आपने नीचे मल्टीप्लाई करा, 2 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर भी। तो 2,000 पे 1 करें कितना होता है, 2 होता है। सिमिलरली आगे भी 3 यहाँ भी किया तो 3 ऊपर भी होना है, 3 एकम 3 प्लस 4 यहाँ भी किया, 4 ऊपर भी होना है, 4 एकम 4। तो 4 और 3 कितने हो गए, 7, 7 2 कितने हो गए, 9। तो 9/36, तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, ऐसे होगा। तो 1/4 आया, मतलब ये होगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, ये 1/4। तो जब आप a प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इधर, ठीक है ना। तो 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। हमें निकालना क्या, b निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है, b निकालना है। तो b निकालने के लिए अगर आप a प्लस सी ये है ना, a प्लस सी, इसकी वैल्यू डाल दें। अगर आप इसकी वैल्यू आप डाल दें तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस सी जो है वो किसके बराबर है, वो है 1/12 के बराबर है। देखिए यहां से हो गया a प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, हमारे पास 1/18 आया ना। अब आप इस वाली में मान ले कोई इक्वेशन है ये है ना, इसको इसकी वैल्यू a प्लस सी की वैल्यू आप डाल दे कितनी, 1/12 विच इंप्लाइज 1/12 इज इक्वल, सॉरी 1/12 प्लस b इज इक्वल टू 1/8। इसको यहां कर देता हूं मैं, विच इंप्लाइज, तो b वैसे रहेगा ना, b इज इक्वल टू 1/8 माइनस 1/12। तो 12 दूने 24, 8 में 3 करके कितना होता है, 24 होता है। तो वैसे भी नीचे यहाँ सेम वैसे ये लेना है, नीचे आ जाना एलसीएम 24। तो यहाँ पे 3 से, तो यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई 2 से, 3 माइनस 2 करेंगे डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/24। तो b की वैल्यू कितनी आई है, 1/24 आई है। आ गया, ये आपका एंड है, एंड मतलब सेकंड लास्ट स्टेप आपका। जब आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाए, आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ ऊपर वाली, सॉरी जो नीचे वाली वैल्यू है उसी को ऊपर लाना होता है। मतलब 24 जो है इसी को क्या करना, आपने ऊपर वाली नीचे लेके जानी है। तो b आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और यही आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। 24 डेज जो है वो b को लगेंगे यहाँ पर एक काम को कंप्लीट करने में। तो ये हमारे पास इसमें रहेगा b ऑप्शन। आपको ऐसे जाना है, ऐसे लास्ट स्टेप तक जाना है, बस जो लास्ट स्टेप की वैल्यू आएगी वो आपको क्या करनी है, नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे कर देनी है। तो वही आपके पास क्या होगा, आंसर होगा, वही नंबर ऑफ डेज होंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है, if A and B together can complete a work in 15 days, B alone in 20 days, in how many days A alone can complete the work। देखिए सेम क्वेश्चन है, A प्लस बी, अब वो डायरेक्टली लिखूंगा यहाँ पर, A प्लस बी जो है वो 15 दिनों में कर रहे, तो एक दिन का काम कितना होगा, 1/15 होगा, A प्लस बी दोनों का। आगे अब देखिए B अलॉन जो कर रहा है वो 20 दिनों में कर रहा है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक दिन का उसका काम कितना होगा, 1/20 होगा। हमें यहाँ पर A बताना कि A कितने दिनों में इस काम को अगर अकेले करता है तो कितने दिनों में इसको कंप्लीट करेगा। कुछ नहीं है, b की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास मालूम हो चुकी है, तो b को यहां डाल दो, a प्लस b कितना 1/20, ऐसे ही होगा। तो 1/20 इज इक्वल टू 1/15 विच इंप्लाइज a इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20। तो 20 ज़रबे 3 करे तो 60 होता है, 15 ज़रबे 4 करे तो कितना होता है, 60 होता है। a इज इक्वल टू 15 चौके 60 भीतर 60, तो ये हो जाएगा 60। 4 में से ऊपर भी अच्छा 4 आ जाएगा, मतलब 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 4 में से 3 निकालें तो 1, 1/60। तो इसी 60 को आपने क्या करना है, ऊपर ले आना है। तो a इज इक्वल टू आपके पास होगा 60 डेज। अलान करेगा तो 7 दिन उसको लगेंगे, जो कि हमारे पास है इसमें ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझाएगा। अभी ये हमारा पास पहला पार्ट है, अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो प्रैक्टिस करते हैं ना आप, ये सारे टॉपिक आपको आना इन्हीं में से आना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है, आसान हो सकता है, लेकिन टॉपिक तो यही है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को, और भी जो क्वेश्चन मिलता है आप इनसे जुड़े हुए उनको प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है यहाँ पर, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आप देखिए 4, 7, 12, 19, 28 है,
4, 7, 12, 19 और 28। तो सबसे पहले जब भी ऐसा हो तो उसमें डिफरेंस निकाला जाता है। 4 और 7 में देखें कितना डिफरेंस है, 4 3 करें 7 होता है, 7 और कितने करें तो 12 होता है, 7 5 12 होता है, 12 और कितना करें तो 19 होता है, 12 7 करें तो 19 होता है, 19 और कितने करें तो 28 होता है, ये होता है 19 भी 9 होता है, ये ऐसे ही होता है ना। तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 प्लस 2 करें 5, 5 प्लस 2 करें 7, 7 प्लस 2 करें 9, 9 प्लस 2 करेंगे तो कितना होता है 11। तो मतलब 28 प्लस 11 करें कितना होता है 8 और 1 9, 2 और 1 3 39, जो कि हमारे पास इसमें का आंसर रहेगा वो रहेगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर है 1 9 25 मतलब 25 49, आगे खाली है और 1 2 1 है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली दिख रहा होगा, अगर आप 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 9 होता है, 5 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 25 होता है, 7 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है 49 होता है। ऐसे ही है 1 3 5 7, 7 के बाद क्या आएगा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर करके कितना होता है 81 होता है। फिर लास्ट का भी आपको चेक करना है, 11 का स्क्वायर करके कितना होता है 121 होता है। तो मतलब ये 9 का स्क्वायर जो है ये सही जो 81 आ रहा है ये इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा। ऐसी सीरीज बन रही है ना, 1 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 11 का, ऐसे यार। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो रहेगा डी ऑप्शन 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या है B2CD, फिर है BCD4, फिर है B5CD और BC6D। यहां पे आप देखिए यहां पर है B2CD, फिर आगे हाली है, फिर है BCD4, फिर आगे आप देखेंगे B5CD और फिर आप देखेंगे BC6D। अच्छा एक चीज देखिए यहां पर, अब देखिए यहाँ पर D के साथ लास्ट में 4 लगा, D के साथ लगा मतलब लास्ट वाले के साथ लेटर के साथ लगा हुआ है, यहाँ पर नंबर जो है साथ में डिजिट जो लगा हुआ है। उस तरह से फिर आप इसके आगे देखें तो इसमें पहले वाले के साथ लगा हुआ है, फिर उसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसके दूसरे वाले लगा हुआ है। मतलब यह हुआ कि यहाँ B के साथ 2 लगा हुआ है ना, फिर इस वाले में C के साथ लगा हुआ होगा, इसके साथ C के साथ लगा हुआ, क्योंकि तीसरे में आपने देखा D के साथ लगा हुआ है, फिर B के साथ लगा हुआ, फिर C के साथ लगा हुआ, तो आगे फिर ऐसे चल रही है। इतनी तो क्लियर हो गई है, ठीक है जी। तो B2 ये अब आगे यहाँ पर C का नंबर आएगा यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा देखिए ना, 2 है यहाँ पर, फिर बीच में नहीं है तो बीच में अगर देखेंगे तो 3 आता है ना, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। बस सिर्फ फर्क इतना है कि BCD जो है इनके नंबर सा जो लग रहा है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर B के साथ 2 लग रहा है, आगे वाली में C के साथ 3 लगेगा, आगे वाली में C के साथ 3 लगेगा। तो C के साथ 3 आप देखेंगे यहाँ पर तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा, ठीक है जी, और उसके बाद यहाँ तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखें यहाँ पर अगर आप दूसरे तीसरे ऑप्शन में देखेंगे ना, यहाँ पर B2 और C3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पूरी सीक्वेंस में आप सीरीज में देखेंगे आपको सिर्फ एक ही लेटर के साथ जो स्मॉल दूसरा नंबर आपको लगा हुआ दिखेगा। मतलब एक इसमें एक स्टेप में आपको 2 नंबर जो है ना वो नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब ये आंसर भी इसका नहीं हो सकता। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, वो रहेगा इसमें बी ऑप्शन। बी वैसे रहेगा, C3 और D हो जाएगा। उसी तरह से फिर 4 जो है वो D के साथ लगेगा, 5 जो है फिर दोबारा से B के साथ लगेगा, 6 जो है वो C के साथ लगेगा, ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास है ये वाला आंसर। चलिए अब चलते हैं अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस स्टेटमेंट इज गिवन फॉलोड बाय 2 कंक्लूजन्स। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट है और इसी पर बेस्ड आप देखिए कंक्लूजन्स है, और इसी में हमारे पास मतलब क्वेश्चन इसी पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। क्या है, इन ए वनडे क्रिकेट मैच, एक वनडे क्रिकेट मैच में द टोटल रन्स मेड बाय ए टीम वर 200। कितने स्कोर करती है वो, 200 रन करती है एक वनडे क्रिकेट मैच में। आउट ऑफ दीज, इसमें से इस 200 में से 160 रन्स वर मेड बाय स्पिनर्स। 160 रन जो करते हैं वो कौन करते हैं, स्पिनर करते हैं यहाँ पर। अब कंक्लूजन आप देखें, पहली है 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स। 80% उस टीम में आप देखेंगे तो वो कौन हो रहे, स्पिनर्स आ रहे हैं उसमें। सेकंड है द ओपनिंग बैट्समैन व स्पिनर। ओपनिंग बैट्समैन इसमें कौन है, स्पिनर है। अगर आप पहली कंक्लूजन देखेंगे 80% ऑफ द टीम कंसिस्ट ऑफ स्पिनर्स, 80% इसमें क्या है, स्पिनर्स है। तो अगर आप ऊपर स्टेटमेंट में देखेंगे ऐसा कहां पर है, इसके बारे में बता रखा कि जो 80% टीम है उसमें 80% जो है उसमें उस टीम में वो कौन आ रहे हैं, स्पिनर्स आ रहे हैं। ऐसा कहां पर है, ऐसा हमें इस स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यहां पर इतना है कि 160 जो रन करते हैं वो कौन करते हैं, स्पिनर करते हैं।
तो 160 रन करते हैं, ये कितने में से करते हैं, 200 में से करते हैं। तो परसेंटेज निकाल दें इसकी, 20 एक सेकेंड, ये 20 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, 2 1 2 2 मल्टीप्लाई 8 करें 16 तो 80। तो मतलब ये होगा कि 80% जो स्कोर है ना वो स्पिनर करते हैं, 80% स्कोर जो है वो स्पिनर करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कंक्लूजन क्या, 80% मतलब टीम कंसिस्ट स्पिनर्स। यहाँ पर टीम के बारे में बता रहा है कि जो टीम है उसमें 80% क्या आ रहे हैं, स्पिनर आ रहे हैं। इसके बारे में कहीं पर भी ऊपर नहीं बता रखा, तो ये तो नहीं आएगी। दूसरा देखेंगे तो ओपनिंग बैट्समैन वर स्पिनर, जो ओपनिंग बैट्समैन और स्पिनर। अब देखेंगे ओपनिंग बैट्समैन के बारे में आप देखेंगे यहाँ पर कहीं जिक्र ही नहीं है इसके बारे में, यहाँ पर कहीं से भी हमें इस चीज के बारे में मालूम नहीं हो रहा कि उसमें वो स्पिनर्स हैं या फिर नहीं है। तो नहीं है मालूम, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास ना ही पहली वाली कंक्लूजन सही है, ना ही हमारे पास दूसरी वाली सही है। तो इसमें जो हमारे पास आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। देखिए जैसा क्वेश्चन है वैसे स्टेटमेंट को लेते हैं और करते रहते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या है, ए मैन वॉक 1 किलोमीटर टू ईस्ट, तो 1 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चल रहा है। तो यहाँ से मान लेते ये पॉइंट है, यहाँ से वो 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो 1 यहाँ पे आ गया। एंड देन ही टर्न्स साउथ, तो साउथ इसका कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, मतलब साउथ किस तरफ आएगा, यहाँ से नीचे की तरफ आता है ना। तो यहाँ पे कितना चल रहा है, वो 5 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है 5 किलोमीटर चल रहा है। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट, अब देखिए नीचे आते वो फिर वो क्या कर रहा है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट मतलब ऐसे आएगा। एंड वॉक्स 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर चल रहा है यहाँ से, तो 2 किलोमीटर इतना हो जाएगा। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू नॉर्थ, तो यहाँ से फिर क्या करता है, नॉर्थ की तरफ मूव करता है। एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, तो 9 किलोमीटर वॉक करता है वो। देखिए यहाँ तक कितना हो गया, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया, ये 5 हो गया, 5 हो गया ना। और ये कितना जा रहा है, 9 जा रहा है, तो मतलब इसके बराबर तो ये आ जाएगा, 5 बराबर हो गया। और यहीं से ऊपर लेके आप और जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, पूरा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, ये 9। नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम ही स्टार्टिंग पॉइंट, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है। देखिए ये था उसका स्टार्टिंग पॉइंट, यही था, और ये वो पॉइंट है जहां अभी वो पहुंचा है। हमें यही पूछा है कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने डिस्टेंस पर है, कितना दूर है वो। तो मतलब ये डिस्टेंस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे निकालना पड़ेगा। देखिए यहां से आप देखेंगे ना, यहां से यहां तक आप देखेंगे तो 1 किलोमीटर ऑलरेडी है। अब देखें यहाँ से यहाँ तक कर, देखिए यहाँ से यहाँ इसके बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना। तो अगर 2 यहाँ आ रहा है तो ये सारी जगह 2 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 2 ही आएगा, कितना आएगा 2। तो ये कितना आ गया 2। अब देखिए यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर टोटल यहाँ तक कर कितना आ जाएगा, ये 2 ये होगा और 1 ये हो गया, कितना हो गया 3। मतलब ये नीचे आ गया कितना 3, यहाँ आ गया 3। अब देखिए 5 ये था, कहाँ से लेकर यहाँ तक कर 5, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 4 ही है ना, पूरा 9 था ना। 9 में से 5 ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है, तो इससे ऊपर जो होगा वो कितना होगा 4 होगा। तो मतलब ये होगा कि हमारे पास 3 ये नीचे आया, 4 ये आया, तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है। तो क्या पाइथागोरस लगाएं, तो इतना करना नहीं, बस आप देखें यहाँ पर क्या इसका ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ये आपको ये हम ऐसे लिख रहे हैं बट ऐसा करना नहीं, आपको डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास क्या ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे क्या है ये इसमें ये बी है ना, बी सी का स्क्वायर, तो बी सी की जगह वैल्यू लिख लेते 3 का स्क्वायर प्लस ऊपर आप देखें यहाँ से लेकर 4, तो मतलब 4 का स्क्वायर है ये। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 4 चौके 16, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कितना हो गया 16 10 26, मतलब 25 हो गई। तो यहाँ से आप देखेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो ए सी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, अगर इस 2 को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, अनरूट करके कर सकते हैं। तो यहाँ से कैसे भी खत्म कर सकते हैं आप किसी भी तरीके से। तो ए सी आपके पास कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो 5 किलोमीटर मतलब ये ए सी रहा, तो वही डिस्टेंस हमें निकालना भी था ए और सी के बीच में, मतलब कितने डिस्टेंस पर है वो। तो इसमें हमारे पास कौन सा रहेगा, वो सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन है, पॉइंटिंग एट ए फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज ओनली सन ऑफ माय मदर, द फोटो बिलोंग्स टू। तो देखिए यहाँ पर अब जो क्वेश्चन है ना, मतलब इस ब्लड रिलेशनशिप देखेंगे तो ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पॉइंटिंग एट, इसमें फोटोग्राफ को लेकर पॉइंटिंग एट ए फोटो, तो इस तरह से करके क्वेश्चन जो आते हैं।
तो ये अभी एक किस्म का क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो अभी जो है हमारे पास इस सेट में तो हमारे पास एक ही है ये। तो जैसे जैसे आगे मतलब आने वाले टाइम में आपको अलग अलग क्वेश्चन जो है इस पर देखने को मिलेंगे। चलिए अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना तो उसमें आपको सबसे पहले काम क्या करना होता है, वो करना होता है कि यहाँ पर कौन कह रहा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो है ना वो दिनेश कह रहा है। कौन कह रहा है इस क्वेश्चन में? दिनेश। दिनेश सेड। तो ये चीज आपको पकड़नी होती है। कौन कह रहा है यहाँ पर? वो है दिनेश। अब आपने यहां इस आगे वाले में ढूंढना है माई कहां पे लगा हुआ है, ये निकालना है आपने माई कहां पे है। जहां पे माई लगा होगा वो माई किसके लिए होगा? वो दिनेश के लिए होगा। मतलब जो यहां पर कह रहा है ना वो उसी के लिए लगा होता है माई। ये हो गया माई। माई आगे देखें आप मदर, तो मदर इसकी कहां आएगी? ऊपर आएगी, ये माइनस हो गया। आगे आप देखें मदर हो गया, यहां तक खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, यहां से पीछे आना है। माई मदर हो गया, अब यहां से आप आ जाए यहां पर। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? ओनली सन मदर। तो देखिए ये मदर है, इसका ओनली सन कहां पर आएगा? यही तो है, खुद ही दिनेश आएगा। फिर आगे आप देखें फादर, लेकिन आप देखिए पीछे हिज फादर। हिज किसके लिए? यहां पर जो फोटो में बन रहा है हिज फादर। अब हिज फादर जो है, देखिए एक चीज देखिए यहां पर, यह है सन किसका? इस मदर का ओनली सन है। अब इसी के आगे लगा हुआ है हिज फादर, मतलब दूसरे बंदे का यहां फादर आ रहा है। वो कौन आ रहा है? वो दिनेश आ रहा है। कौन आ रहा है? दिनेश आ रहा है। मतलब इसका भी आगे कौन है? आगे बेटा है। देखिए यहां पर क्या है क्वेश्चन में, ये है दिनेश हो गया। दिनेश के मतलब माई हो गया कौन? दिनेश। माई मदर मतलब दिनेश मदर। मदर्स ओनली सन, तो ओनली सन इसका कौन सा बनेगा? ये मदर है, इसका ओनली सन कौन सा बनेगा? यही बनेगा। अब इसी सन के साथ आपने रिलेट करना है। यहां पर सन के साथ क्या है कि पीछे आप देखेंगे, मतलब इसी तरह से आपने चलना है। पीछे आप देखेंगे तो फादर, लेकिन आप देखेंगे हिज फादर। तो मतलब ये फादर अब जो है ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ किसके साथ? दिनेश के साथ। मतलब दिनेश क्या रहेगा? इसका फादर रहेगा, और ये आगे रहेगा उसका कौन सा? सन रहेगा। मतलब जिसको फोटो में पॉइंट करा जा रहा है, तो ये वो है। हमें ये बताना था कि फोटो किससे बिलोंग कर रहा है। तो देखिए ये हो गया उसकी मदर, ये हो गया खुद दिनेश, और ये हो गया उसका सन। तो ये फोटो किसके बिलोंग कर रहा है? ये कर रहा है दिनेश सन से। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देखिए अच्छा आप इस चीज को देखें, अभी जो हमने ये सेट 1 लिया है, आप इसी तरह के सेट चाहते हैं, मतलब सेट सेकंड सेट थर्ड जब तक एग्जाम होता, या फिर अलग अलग करके सभी टॉपिक्स का ऐसे क्वेश्चन लाएं। तो मतलब जैसे ब्लड रिलेशन का हो गया ये, तो एक टॉपिक ब्लड रिलेशन लाएं, उसमें से 10 क्वेश्चन हम ले आए, तो उन पर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह से दूसरा टॉपिक लें, तीसरा लें, कैसे आप चाहें, अगर मतलब कमेंट करके बताएं, जैसे आप चाहेंगे वैसे ही जो आपको वीडियोज जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अभी तक के लिए यही था जो अभी हमने इस पूरे को ये कंप्लीट करा है। तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर ये पसंद भी आया हो।